एस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस ये वीडियो नंबर लगभग 4 होगा, 4। इसमें हम लोग जो है रासायनिक ये 2 तरह के समन्वय के बारे में बताया था। बोला था कि शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके 2 स्वरूप, एक तंत्रिकीय समन्वय और दूसरा रासायनिक समन्वय। तो अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं वह तंत्रिकीय समन्वय के बारे में पढ़े हैं। तंत्रिकीय समन्वय, तंत्रिका का नर्व सेल्स की संरचना, तंत्रिका के प्रकार, तंत्रिका के कार्य, तंत्रिकाओं को कितने भागों में बांटा गया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये सब हमने आप लोगों को बांटा था। इसमें हमने आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, बीच में टॉपिक छूट गया था। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है 2 पार्ट्स मैंने बोला था, एक मस्तिष्क और दूसरा रीढ़ रज्जु। इसके बारे में, संरचना के बारे में बताया था। दूसरा इसमें का पॉइंट है आप लोगों का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या है परिधीय तंत्रिका तंत्र? परिधीय तंत्रिका तंत्र ज़्यादा नहीं दिया है, कम है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हम लोगों के शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी तंत्रिकाओं को जोड़ने वाली एक धागे नुमा रचना होती है, जो शरीर के परिधीय भागों में रीढ़ रज्जु से निकली होती है। ये लगभग कपाली तंत्रिकाओं में इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है, जबकि रीढ़ रज्जु के अंदर, पार्श्व के अंदर 31 जोड़ी ये तंत्रिकाएं निकल करके संवेदी तंत्रिकाओं का, संवेदी भागों को अनुभव करके मस्तिष्क तक पहुँचाने का जो है कार्य करते हैं। क्या मैंने बोला? परिधीय तंत्रिका तंत्र हम लोगों के शरीर में संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक पाए जाने वाले तंतुवत या धागे नुमा तंत्रिकाएं होती हैं, जो तंत्रिकाएं शरीर के पार्श्व भागों में फैली होती हैं, जिसकी संख्या मस्तिष्क में 12 जोड़ी तथा रीढ़ रज्जु के अंदर 31 जोड़ी होती है, जो संभवतः ये सभी संवेदी अंगों से संवेदनाओं को, सूचनाओं को एकत्र करके मस्तिष्क तक ले जाने का जो है कार्य करती है। इसके बाद आता है आपका तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं? वे ऑटोनोमस ये नर्व सेल्स होते हैं, वे तंत्रिकाएं जो अंतरांगों के क्रियाओं को स्वयं नियंत्रण करते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र के विपरीत तुलनात्मक तंत्रों के रूप में ये पाए जाते हैं, जो परस्पर विरोधात्मक रूप से ये सक्षम होते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के अंतरांगों को, क्रिया दर को बढ़ाने का कार्य करता है, और ये जो है परानुकंपी तंत्र, ये शरीर के अंतरांगों के क्रिया दर को घटाने का कार्य करते हैं, जिससे एक निश्चित दर से शारीरिक क्रियाएं जो है होती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अनुकंपी और दूसरा क्या होगा? परानुकंपी। अनुकंपी क्या करेगा? लक्षण में, मान लीजिए अनुकंपी है, लक्षण में यह क्या हो जाएगा? हार्ट के बारे में लिखेंगे, हृदय के बारे में लिखेंगे। हृदय में क्या करेगा? अनुकंपी
हृदय धड़कन को, हार्ट बीट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हृदय धड़कन को क्या करेगा, बढ़ाता, वृद्धि करता, वृद्धि करेगा। और जबकि परानुकंपी हृदय धड़कन को जो है घटाता है। इससे हृदय की धड़कन एक निश्चित दर से जो है होती रहती है। ऐसे ही पुतलियों को फैलाने का कार्य अनुकंपी, पुतलियों को सिकुड़ने का कार्य परानुकंपी। जैसे तेज रोशनी डाला है आँख पर, तो उस तेज रोशनी से जो है ये जो क्या है पहले फैली हुई जो पुतलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है। तो फैलाने का कार्य अनुकंपी, सिकुड़ने का कार्य परानुकंपी तंत्रिका करता है। ऐसे ही अश्वग्रंथियों का श्रावण करना, ये श्रावण को दर को बढ़ाता है, कौन, अनुकंपी। जबकि परानुकंपी क्या करेगा, अश्व के श्रावण को जो है घटाने का कार्य करेगा। तीसरा, मूत्राशय की शिथिलता करता है अनुकंपी, और परानुकंपी मूत्राशय की थैली की शिथिलता को दूर करता है, अर्थात जो है फैलाता है। ऐसे ही आहार नाल के क्रमाकुंचन गति के दर को जो है ये धीमा करता है अनुकंपी, और जबकि परानुकंपी जो है यह कार्डियक मसल्स जो होते हैं, ये आपके कार्डियक रीजन के अमाशय के अंदर उसके दर को जो है क्रमाकुंचन क्रिया के दर को जो है घटाता है। ऐसे इसमें बहुत से श्वास नली, श्वसनिका आदि को फैलाने का कार्य अनुकंपी करता है, जबकि परानुकंपी इस श्वास नलिका को, श्वसन को ये सिकुड़ने का जो कार्य करता है। तो ये दोनों तरह की क्रियाओं को जो सेल्फ होती रहती है, किसी से कंट्रोल नहीं होती रहती है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन करके अपना वर्क करती रहती है, ऐसे तंत्रिका को हम लोग स्वायत्त तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, आपसे पूछा जाए, शरीर के अंदर होने वाले अंतरांगों को स्वयं निर्धारित करने वाली तंत्रिकाओं को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपने कार्यों का निगमन व नियंत्रण सेल्फ करती रहती है, किसी से गवर्न नहीं होती, जो दो प्रकार की होती है, अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी शारीरिक आंतरिक क्रियाओं के हलचल को तीव्र करने से ज़्यादा संबंधित होती है, जबकि परानुकंपी शारीरिक अंगों के आंतरिक क्रियाओं को स्लो करने से संबंधित होती है। इस तरह से शारीरिक अंगों का एक निश्चित दर से कार्य क्षमता बनी रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हृदय धड़कन को बढ़ाना कौन करेगा, हृदय धड़कन को कम करना कौन करेगा, परानुकंपी। ऐसे ही है ये अश्वग्रंथियों के स्राव को बढ़ाना अनुकंपी, अश्वग्रंथियों से निकलने वाले अश्व के स्राव को जो कम करना परानुकंपी करता है। इसके बाद पुतलियों को फैलाना अनुकंपी, पुतलियों को सिकुड़ना परानुकंपी। कार्डियक मसल मतलब जो है इसमें आपके हृदय के धड़कन को बढ़ाना अनुकंपी, हृदय के धड़कन को शिथिलन करना परानुकंपी, मूत्राशय की थैली को सिकुड़न करना, शिथिलन करना अनुकंपी, तथा फैलाना परानुकंपी। ऐसे ये क्रियाएं इन तंत्रिकाओं के द्वारा जो है होती रहती है। ये तंत्रिकाएं जो है ये आपको कार्य करती है। अब यहाँ से हम लोग जो है पढ़ेंगे रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय है, ये रासायनिक समन्वय के बारे में पढ़ा जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन। जंतुओं तथा पौधों के शरीर के अंदर बहुत ऐसे विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते रहते हैं जो उनके जैविक तथा उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इस तरह से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले रसायन को हम लोग रासायनिक समन्वय कहते हैं। ये रासायनिक समन्वय विशिष्ट होते हैं जो विशेष प्रकार के रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते रहते हैं।
ये रासायनिक समन्वय पदार्थ जो होते हैं इनको स्राव ग्रंथियां करती हैं। कौन करती है? ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ एक प्रकार की शरीर में पाए जाने वाले घनाकार एपिथेलियल ऊतकों से बनी हुई भाग होती है जो विशेष प्रकार के रसायनों को स्राव करने से संबंधित होती है। ये ग्रंथियां 3 प्रकार की। पहला बहिस्रावी ग्रंथ, वे ग्रंथियां जिससे रासायनिक पदार्थ निर्मित होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ एक विशेष नलिका के द्वारा विशेष भाग शरीर के अंग को पूछ करके अपने रासायनिक समन्वय का कार्य करते रहते हैं। ऐसे तरह के ग्रंथि को हम लोग बहिस्रावी या नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। दूसरा होता, जैसे इसमें आ जाएगा अश्रुग्रंथ, बहिस्रावी में आता है। दुग्ध ग्रंथ बहिस्रावी में आता है। तेल ग्रंथ बहिस्रावी में आता है। तो दुग्ध, तेल, अश्रु इत्यादि तरह की ग्रंथियां बहिस्रावी के अंतर्गत। दूसरा होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो रासायनिक पदार्थों को तो उत्पन्न करती है लेकिन उसको बहने के लिए, फ्लो करने के लिए कोई विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं हैं, बल्कि ये सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रक्त के माध्यम से संचरित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। अर्थात इसको बहने के लिए किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती, इसलिए इसको हम नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रंथियां निम्न हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि इत्यादि तरह की ग्रंथियां ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि इत्यादि तरह की ग्रंथियां इसके अंतर्गत आती है। तीसरा आता है आपका मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है तीसरी? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों तरह के पदार्थों को स्राव करते हैं। ऐसे ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे मिश्रित ग्रंथि में आपका आ जाता है लीवर में है या अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज कह सकते हैं। अग्न्याशय आपका क्या है? मिश्रित ग्रंथि, पैंक्रियाज जिसको कहते हैं। ये अग्न्याशय या पैंक्रियाज एक प्रकार की ये क्या है? मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसमें से बहिस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी दोनों तरह के पदार्थों का सेक्रेशन होता रहता है। इसके कारण इसको हम लोग ये मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो कितने तरह के ग्रंथियां मैंने बोला? 3 तरह। कौन कौन? बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी क्या होता है? वे ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न करती हैं और विशेष नलिका द्वारा उस विशेष अंग को पहुंच करके अपने क्रियाविधि को संपन्न करते हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, वे ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न तो करती है लेकिन उसको बहने के लिए कोई विशेष प्रकार की नलिका नहीं होती है, बल्कि सीधे जो है रक्त में मिल जाती है और रक्त के द्वारा वो प्रसारित होता है। ऐसे ग्रंथि को हम लोग जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीयूष एक्सेट्रा। तीसरा मिश्रित ग्रंथियां, वे ग्रंथियां जिसमें बहिस्रावी भी होती है,
अंतःस्रावी भी होती है, दोनों तरह की ग्रंथियाँ जो है इसमें पाई जाती है, उसको हम लोग जो है मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्न्याशय, अग्न्याशय में हार्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम्स भी निकलता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स तथा हार्मोन्स में क्या अंतर होता है। एंजाइम और दूसरा क्या होता है, हार्मोन्स में क्या अंतर है। इसको हम लोग बहिस्रावी कहेंगे, बहिस्रावी। इसको हम लोग अंतःस्रावी भी कहेंगे। या करके मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरह से पूछ सकता है। क्या अंतर होता है। पहला अंतर है, वे ग्रंथियां जिससे उत्पन्न होने वाले रसायन को बहने के लिए विशेष नलिकाएं होती हैं, विशेष नलिकाएं होती हैं, उसको हम बहिस्रावी या एंजाइम्स तथा उस रसायन को क्या कहेंगे, एंजाइम। अंतःस्रावी वे नलिकाएं, वे ग्रंथियां जिससे निकलने वाले हार्मोन्स को बहने के लिए, फ्लो होने के लिए कोई विशेष नलिका नहीं होती, बल्कि रक्त के माध्यम से यह प्रवाहित होती है, रक्त से प्रवाहित होती है। ये अगला दूसरा अंतर, एंजाइम का अणुभार अपेक्षा कम होता है, अणुभार कम होता है, जबकि हार्मोन्स का अणुभार जो है ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अगला, एंजाइम जो होती है, एंजाइम्स कुछ समय के लिए संचित किया जा सकता है, संचित हो सकता है, जबकि हार्मोन्स को संचित जो है नहीं होता है, संचित नहीं किया जाता, नहीं होता, सीधे निकल करके रक्त में जो है क्या होता है, मिल जाता है। चौथा अंतर है कि इसके स्राव के कार्य सामान्यतः उसी स्थान पर सीमित होता है जहां वो पहुंचता है। स्थान इसका क्या होगा, स्थान सीमित होगा, सीमित होता है, जो उसी स्थान पर जा करके जो है कार्य करेगा। जबकि ये जो है स्थान सीमित नहीं होता है, ये जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच सकता है, एक जगह पर न हो करके अन्य जगहों पर हो सकता है। पांचवा किसका उदाहरण क्या होगा, बहिस्रावी का भी उदाहरण किया था। बहिस्रावी का तेल ग्रंथियां, ये लार ग्रंथियां, लार में एंजाइम्स होते हैं, टायलिन एंजाइम्स होते हैं। ऐसे ही तेल ग्रंथियां, इसमें बहिस्रावी, जबकि इसमें हार्मोन्स में जो है आपका अंतःस्रावी में आ जाता है। इससे निकलने वाले रसायन हार्मोन्स कहलाएंगे। वह हार्मोन्स जो है आपके जो है भिन्न भिन्न है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन इत्यादि है। इसके ये आपका मैंने बोला कि एंजाइम्स कौन स्राव करता है, बहिस्रावी। हार्मोन्स कौन स्राव करता है, अंतःस्रावी। बहिस्रावी विशेष नलिकाएं होती है जिसके द्वारा ये प्रवाहित होता है, रक्त से प्रवाहित होता है हार्मोन।
अणुभार कम होता है एंजाइम का, अणुभार ज़्यादा होता है हार्मोन्स का। एंजाइम कुछ समय के लिए संचित हो सकता है, हार्मोन्स कुछ समय के लिए संचित न होकर बल्कि रक्त में से मिल जाता है। ये स्थान पर सीमित होता है, उसी स्थान पर जाकर एक्टिविटी करता है व्यक्ति। जो हार्मोन जो है रक्त के माध्यम से कई स्थानों पर जो है चला जा सकता है। ये अंतर होता है। और इसके बाद हम एक एक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा जाएगा और उसका वर्णन किया जाएगा ना। रासायनिक संबंध में एक एक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है और उसका कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपके बुक्स में जो है दिया है थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि पहले पोजीशंस के बारे में संरचना, उसके बाद संरचना, उसके बाद उसके स्रावित होने वाले हार्मोन्स, हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग, हार्मोन्स के अधिकता से होने वाले रोग के बारे में वर्णन किया जाए। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि यह गले में स्वर यंत्र के पार्श्व भाग में पाए जाने वाला यच के आकार की ग्रंथि होती है। इस तरह से बोला, कहाँ बोला? यह गले में स्वर यंत्र के पास यच के आकार की पाए जाने वाली ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग 25 से 30 ग्राम तक होता है। जो हम लोगों के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि बहुत से छोटी छोटी फॉलिकल्स या पिंडकों से मिलकर के जो है बनी होती है, जो पिंडक शरीर ये जो है हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। इससे स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से? पहला थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। यह हार्मोन का अधिकांश भाग आयोडीन नामक अकार्बनिक तत्व से मिलकर के बना होता है, जो हम लोगों के शरीर में इसके कमी से निम्न रोग होता है। कौन सा हार्मोन को स्रावित होता है? थायराइड से। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ने बोला कि गले में स्वर यंत्र के पास पार्श्व भाग में यच के आकार की पाई जाने वाली ये ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि सबसे बड़ी हम लोगों के शरीर में होती है, जिसका भार 25 से 30 ग्राम। इससे निकलने वाले हार्मोन्स निम्न है। पहला थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का 65% भाग केवल आयोडीन जैसे पदार्थों से मिलकर के बना है। ये आयोडीन युक्त पदार्थों से शरीर में निम्न कार्य होता है। पहला, शरीर का समुचित विकास करता है। दूसरा, मस्तिष्क को पूर्ण विकसित बनाता है। तीसरा, ये वृद्धि प्रेरक का कार्य बढ़ते हैं, मतलब ये आता है ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा, ये BMR बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करता है, ग्लूकोज और वसा का उपापचय करता है ना, ये इसका कार्य है। इसके कमी से क्या क्या होगा? कमी से होने वाला हो, पहला BMR दर घट जाता है, अर्थात इसमें शर्करा का वसा का उपापचय नहीं होगा। दूसरा,
ध्रुव हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जो है जितनी वृद्धि करना चाहिए उतनी वृद्धि जो है नहीं कर पाता है, बौना हो जाता है। तीसरा, इस व्यक्ति के कमी से मस्तिष्क का समुचित विकास जो है नहीं हो पाती है, मंद बुद्धि वाला जो है ये बालक उत्पन्न हो जाते हैं। मंद बुद्धि वाले ये बालक उत्पन्न होते हैं। अगला, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का उपापचय नहीं करता ना, ये आपको मैंने जो है वह इसके कमी से घेंघा रोग होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग? घेंघा रोग। घेंघा रोग आप लोग देखे होंगे कई लोगों का घेंघा रोग जो है हो जाता है, ये आयरन की कमी के कारण होता है। अब इसकी अधिकता से क्या होगा? इसकी अधिकता यदि हो जाती है तो व्यक्ति का BMR बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ जाता है। जब बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो उसमें मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आंखें डरावनी सी लगने लगती है, वो आंखों के नेत्र कोटर से नेत्र गोलक बाहर निकल जाते हैं और वो जो है डरावनी सी जो है लगती है ना। दूसरा होता है व्यक्ति जो है कभी कभी अनावश्यक आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है ना, उसकी लंबाई कद जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकता के कारण या अतिश्रावण के कारण जो है ये बढ़ जाता है। अगला, ऑक्सीजन की खपत आदि का बढ़ना, एक थकावट, उच्च रक्तचाप, घबराहट, कंपन, चिड़चिड़ापन, ऐसे तमाम तरह की बीमारियां इस अधिकता के कारण है। अब बोलिए थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, कैसे पाए जाते हैं, इसके बारे में जो है एक बार और दोहरा दे रहा हूँ। थायराइड ग्रंथि गले में स्वर यंत्र के पास पार्श्व भाग में यक्ष के आकार की पाई जाने वाली यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार 25 से 30 ग्राम तक होता है, जो बहुत से छोटे छोटे पिंडकों से मिलकर के जो है बनी हुई है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्राव करता है। इस थायरॉक्सिन का 65% भाग आयोडीन जैसे अकार्बनिक तत्वों से मिलकर के जो है बना हुआ है। इसकी कमी हो जाए तो निम्न रोग होता है। पहला, जड़मांग। व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति बौना हो जाता है। दूसरा, उसके मस्तिष्क का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जिससे मंद बुद्धिता हो जाती है। तीसरा, उस व्यक्ति के इसके स्राव की कमी के कारण घेंघा रोग भी जो है हो जाता है। ये भी उसके ग्लूकोज फैट्स का जो उपापचय होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, वो नहीं होता। अधिकता के कारण अर्थात अतिश्रावण के कारण उस व्यक्ति का BMR दर बढ़ जाता है, जिसके कारण नेत्र गोलक से नेत्र कोटर से नेत्र गोलक बाहर निकल जाती है और उसकी आंखें जो है डरावनी सी लगने लगती है, जिसको मिक्सिडीमा नाम को कहते हैं। दूसरा होता है वह व्यक्ति ज़्यादा BMR दर बढ़ने से चिड़चिड़ा हो जाता है, घबराहट होने लगती है, थकान होने लगता है, पसीना उसको ज़्यादा निकलने लगती है, इत्यादि तरह के रोग जो है इससे होते हैं।